हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ बात करने वाले हैं आज प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे इस सेशन में। साथ ही आपको 40 क्वेश्चंस अगले सेशन में और उसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन होंगे वह और उससे अगले सेशन में आएंगे। यहाँ पर साइंस का ये सेशन रहेगा। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और सीटेट और आरएएस आदि एग्जाम्स की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो सेशन में बने रहें, स्किप ना करें। साथ ही अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। इससे पिछले वाले अगर सेशन आपको देखना है तो आप आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट दिया है वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। यदि इसका आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसको जाकर ज्वाइन करें, उस पर आपको इसका मुफ्त में पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर प्रकाश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सभी की यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जो कि आगे के एग्जाम्स में भी आने की उनकी प्रबल संभावना रहती है। तो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन एक है अपवर्तन, दूसरा है विवर्तन, सी है संचरण और चौथा है कोई विकल्प सही नहीं है। यह आपका सीजीएल की परीक्षा में 2017 में आया हुआ प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने की दिशा में होने वाला जो परिवर्तन यानी जो घटना होती है उसको अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है दोस्तों? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यह अभिलंब से दूर हटती है। इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही यह सब संभव होता है। बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन ए है विवर्तन, ऑप्शन बी है ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है व्यतिकरण। संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा में यानी सीएचएसएल की परीक्षा में यह आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका ध्रुवीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो घटना होती है निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो जो ध्रुवीकरण होता है उससे यह पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। तीसरा क्वेश्चन है कि देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? ऑप्शन ए है इसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है। ऑप्शन बी है जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। ऑप्शन सी है जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है। ऑप्शन डी है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। और यह आपका सीजीएल की परीक्षा में 2014 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, फटाफट से बता दिया होगा आपने इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है वह देहली आवृत्ति होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी धातु पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे एक्सरेज आदि पड़ती हैं तो वह धातु उस विद्युत विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है? इस क्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ये आपको याद रखना है।
फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के रूप में सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युतीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है, करेंगे इसका आंसर कमेंट। तो इसका जो विद्युत ऊर्जा है एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा है जो कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव से के सिद्धांत पर आधारित होती है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। आपको बताना, ऑप्शन ए है श्वेत, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है बैंगनी, ऑप्शन डी है हरा। ये सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे इसका कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बैंगनी कलर का जो प्रकाश होता है, बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है वह सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, और सब लाल रंग का जो प्रकाश होता है वह सबसे कम विचलन दर्शाता है। प्रिज्म से अगर गुजारने पर प्रकाश के रंगों में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा, क्योंकि इस रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना वह सबसे कम होती है, और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंग दैर्ध्य और प्रिज्म में उस रंग के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए आपेक्षिक उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है पदार्थ की चमक, ऑप्शन बी फोटोग्राफर के कौशल, ऑप्शन सी पदार्थ की निकटता, ऑप्शन डी पदार्थ के आकार। सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, राइट आंसर इसका दोस्तों कर देंगे कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पदार्थ की चमक, ऑप्शन ए आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए आपेक्षिक उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपका 7, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है बैगनी, ऑप्शन डी है नीला। बताएंगे इसका राइट आंसर, सीएचएसएल की परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है लाल। लाल रंग का जो अक्षर होता है सबसे कम उठा हुआ प्रतीत होता है जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तब, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों होती है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होती है, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों के से अधिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी डी है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग होता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होती है। ये ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन होती है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब तीव्र गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बनाया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनों से बनी तरंग की तरंगदैर्ध्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होती है, जिसकी वजह से कोशिकाओं आदि के आंतरिक अतिसूक्ष्म भागों का भी स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉनों का त्वरक विभव बढ़ाकर इनकी गति बढ़ाई जा सकती है, जिससे इनकी तरंगदैर्ध्य में कमी उत्पन्न करके उच्च आवर्धन प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसीलिए जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होती है वह प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन होती
है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 9। 9 आता है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है लाल पीला नीला, ऑप्शन बी लाल हरा नीला, ऑप्शन सी है लाल सफ़ेद पीला, ऑप्शन डी है लाल हरा पीला। एफसीआई परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो जो प्राथमिक रंग, आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं, आगे यहाँ पर देखना है केवल प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंगों की जहाँ पर बात कर दी जाए तो वहाँ पर केवल आपको देखना है कि लाल हरा और नीला, ये आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, यानी प्राथमिक रंग होते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है सियान, ऑप्शन बी है भूरा, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है बैंगनी। ऑनलाइन सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। जो नीले और हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो आपका सियान रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसे एक्वा रंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्वा रंग। सियान को एक्वा रंग भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन की। ल्यूमेन एकक है यानी इकाई है किसकी? ऑप्शन ए है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन सी है प्रदीप्त घनत्व का, ऑप्शन डी है चमक का। सीजीएल की 2012 की परीक्षा में यह आया हुआ प्रश्न है। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन एक इकाई है, यूनिट है। किसकी इकाई और किसकी यूनिट है? तो यह ज्योति फ्लक्स की यूनिट है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स के मात्रक की अगर बात करें तो ल्यूमेन है। ज्योति तीव्रता के अगर मात्रक की बात करें तो कैंडेला है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? बताइए आपकी जो श्वेत प्रकाश होता है वह कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो 4, 5, 6, 7। ये एफसीआई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आप करेंगे कमेंट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। और वे रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो एक होता है बैगनी, दूसरा नीला, तीसरा आसमानी, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठवां नारंगी और सातवां लाल रंग होता है। ये अपनी तरंग दैर्ध्य के हिसाब से ही मैंने आपको बताए हैं, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है सीजियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है, करेंगे इसका आंसर कमेंट। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो परमाणु घड़ी है वह किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सीजियम। सीजियम के ट्रांजिशन पर आधारित होती हैं परमाणु घड़ियां। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे लेंस कहते हैं। किरणों को एकत्रित करता है यानी फैली हुई किरणों को वह एक जगह रखता है। ऑप्शन ए है अभिसारी, ऑप्शन बी है अपसारी, ऑप्शन सी है प्लानो लेंस, ऑप्शन डी है मेनिस्कस लेंस। यह स्टेनोग्राफर की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है दोस्तों। क्या? अभिसारी लेंस। और अभिसारी लेंस कौन सा होता है दोस्तों? तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इस तरह की संरचना उसकी होती है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 16। अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी है आभासी और सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और
अधोशीर्षी, ऑप्शन डी है आभासी और अधोशीर्षी। राइट आंसर दोस्तों इसका आप कमेंट करेंगे, क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा, अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी बनता है और सीधा बनता है। ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो जो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर बनता है, लेंस तथा फोकस दूरी के बीच में बनता है, या आभासी सीधा परंतु वस्तु से क्या होता है दोस्तों, छोटा प्रतीत होता है। सीजीएल में आया हुआ ये प्रश्न है। बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन ए है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी है वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रतिबिंब, ऑप्शन डी है लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकाश प्रकार का प्रतिबिंब। जो अवतल लेंस है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आप कमेंट कर दीजिए। तो यह आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, कैसा बनता है, आभासी, जो कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। तो यहाँ पर किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसके लिए अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। एफसीआई की परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न था। बात करते हैं यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की, कि दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2017 में आया हुआ यह प्रश्न है कि दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण में अवलोकित होता है। तो उत्तल दर्पण में अवलोकित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र उत्तल दर्पण में अवलोकित होता है, ये आपको याद रखना है। और उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु से छोटा तथा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। अर्थात अगर बात कर ली जाए तो उत्तल दर्पण में काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में किया जाता है दोस्तों। कहाँ किया जाता है, मोटर गाड़ियों में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। कैसी छवि बनाएगा, छोटी छवि बनाएगा। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। एफसीआई की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो कौन सा सदा उस वस्तु का की छवि छोटी बनाएगा जो उसके सामने रखी जाती है। तो उत्तल दर्पण उसकी छवि को क्या बनाता है, छोटी बनाता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन की, कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी उल्टा प्रतिबिंब, ऑप्शन डी सीधा प्रतिबिंब। जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा भी बनता है दोस्तों, उल्टा भी बनता है, उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, लेकिन वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। अवतल दर्पण आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब केवल तब बनाएगा जब वस्तु दर्पण के आगे ध्रुव
वह फोकस के मध्य रखी होगी। तो इसके दोनों आंसर करेक्ट दोस्तों हो जाएंगे। ऑप्शन बी भी राइट हो जाएगा और ऑप्शन सी भी राइट हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ऑनलाइन सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बात कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग में होता है। तो कब होता है? ऑप्शन ए सौर चूल्हा, ऑप्शन बी नेत्र अंतर्दर्शी, ऑप्शन सी है अग्रदीप का प्रतिक्षेपक, ऑप्शन डी है पश्चदर्शी दर्पण। राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो पश्चदर्शी दर्पण यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ऑप्शन ए है समतल अवतल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। अब बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धक लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है दोस्तों। क्या होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल और अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह के किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऑप्शन ए है वह गर्म हो जाए, ऑप्शन बी है उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ऑप्शन सी है उपर्युक्त वेग से इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं, ऑप्शन डी है उपर्युक्त उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि उपर्युक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरेगा, तभी वहां से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होगा। किससे? सतह से, प्लेट से निष्कासन होगा। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। यह घटना उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु के रूप की सतह पर गिरने से होती है। बात करेंगे यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जो कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः कैसे कलर के लैंपों का प्रयोग किया जाता है? तो पीले कलर के लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो उनमें किस गैस का प्रयोग होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो नियॉन का प्रयोग होता है दोस्तों। किसका? नियॉन। ये आपको याद रखना है। और ये क्या है दोस्तों? अक्रिय गैस होती है नियॉन। नियॉन को आपको याद रखना है, जो कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन की कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? ऑप्शन ए है वैद्युत बल, ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी है नाभिकीय बल, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल। यह टैक्स असिस्टेंट 2008 की परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन। राइट आंसर दोस्तों इसका बता देंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सबसे सशक्त बल की अगर बात की जाए तो नाभिकीय बल है आपका। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी जो सबसे सशक्त बल है वो कौन सा है? नाभिकीय बल है। बात करेंगे यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें
तो यहाँ पर है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है तो कैसे की जाती है? ऑप्शन ए है प्रकाश द्वारा, ऑप्शन बी है ऊष्मा द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन डी उत्प्रेरक द्वारा। टैक्स असिस्टेंट 2008 में यह आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर बताएंगे तो प्रकाश ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है तो प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। ऑप्शन ए एकदम से इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। किससे शुरू की जाती है? तो प्रकाश के द्वारा उसको शुरू किया जाता है। इस सेशन में हम बात करेंगे 40 क्वेश्चंस की, जो 40 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में जो प्रकाश का ही सेशन होगा उसमें बात की जाएंगी अगले 40 क्वेश्चंस की, क्योंकि सेशन अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखने में दिक्कत होती है और सेशन छोटा रहेगा उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे तो आपको भी अच्छी तरह से याद रहेंगे। तो इसीलिए सेशन में 40 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। साथ ही इससे पहले का जो सेशन था उसमें ऊष्मा और ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर देख लें, साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भूगोल से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है वह बनी हुई है, उसमें जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस भी उसमें समाहित किए गए हैं यहाँ पर। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर बात करेंगे, अब क्वेश्चन आता है आपका 28, पारदर्शी यानी परिस्कोप किस सिद्धांत पर पारदर्शी यानी परिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है परावर्तन। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। जो को पारदर्शी होती है वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पारदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र होता है, ये आपको याद रखना है, जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पारदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं परावर्तन के नियम। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों कोण सदैव असमान रहते हैं। सीपीओ एसआई की परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है दोस्तों। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के नियमों की अगर बात की जाए तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं वह दो होते हैं। और नियम नंबर 1 है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऑप्शन और दूसरा नियम अगर आता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपके दोनों नियम हैं और इसमें दूसरा नियम एकदम से फिक्स है दोस्तों। तो परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी पूर्व आंतरिक परावर्तन। ये सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। जो प्रकाशीय फाइबर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें आता है एक कोर, दूसरा आता है क्लैंडिंग और तीसरा आता है कोटिंग। ये कोर, क्लैंडिंग और कोटिंग तीनों को मिलकर ये फाइबर बनता है, प्रकाशीय फाइबर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 31। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है सैमुअल कोहेन, ऑप्शन बी नरेंद्र कपानी, ऑप्शन सी है पर्सी एल स्पेंसर, ऑप्शन डी है टी एच मैमा।
राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया है, किसने किया है? तो नरेंद्र कपानी ने इसका आविष्कार किया है। ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच यानी सिलिका से बनी होती हैं, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जो मैंने अभी पहले बताया था। और इसका जो भारत में जन्मे भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा किया गया इसका जो आविष्कार है, कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। 1952 में आविष्कार हुआ था किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। और कि इस कपानी द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ था दोस्तों। तो यह किसने किया? तो भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकविद थे, ये भारतीय मूल के थे, नरेंद्र कपानी, जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 32। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन पूर्ण आंतरिक अवशोषण, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी है ध्रुवण घूर्णन। टैक्स असिस्टेंट 2006 में आया यही प्रश्न, और यही प्रश्न आया आपका सीजीएल 2011 में। तो राइट आंसर आपको दोस्तों बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर कर देंगे कमेंट। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने फिर भी बताया था आपको, 2 क्वेश्चंस में लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फिर से आ गया यह प्रश्न। ऑप्शन इसमें आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी ने 1952 में किया था दोस्तों। यह भारतीय मूल के अमेरिकी थे। बात करते हैं यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है बुनाई, ऑप्शन बी है वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी आंख की शल्य क्रिया, ऑप्शन डी संचार सेवा। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में 2006 में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर इसका बताएंगे तो संचार सेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संचार सेवा के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन बड़ा है और ऑप्शंस भी लेने हैं। सही दिखाई दे रहा है आप सभी को? क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट होता है? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए है छोटा धार वहन तार, ऑप्शन बी है संकीर्ण नलिका में पानी भरा होता है, ऑप्शन सी है प्रकाशिक फाइबर यानी रेशा होता है, ऑप्शन डी है संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोले होते हैं। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाशिक फाइबर जो रेशा होता है वह इसमें अंतर्विष्ट किया जाता है, यानी कोई अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त हो किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निर्विष्ट किया जाता है। और इसमें अंतर्विष्ट क्या होता है? तो प्रकाशिक फाइबर रेशा होता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपका 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर शो हो रहा है। बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है, या पानी से होकर कांच में जाता है, या पानी से होकर वायु में जाता है, या कांच से होकर वायु में जाता है। तो किस समय आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों।
कब नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है कि पानी से होकर कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, यानी कि पानी कांच की तुलना में विरल माध्यम है। पानी जो है आपका वह कांच की तुलना में विरल माध्यम है, और अतः जो होता है प्रकाश के पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, बल्कि कांच से अगर पानी में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। सीपीओ परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी गहरा नीला, ऑप्शन सी है हल्का नीला, ऑप्शन डी है काला। सेक्शन ऑफिसर 2006 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो काला। ये जरूरी नहीं है कि वह अंतरिक्ष यात्री है, अगर जमीन पे होगा यानी कि पृथ्वी पे होगा तब भी उसको काला दिखाई देगा, तब तो उसको नीला दिखाई देगा। लेकिन अंतरिक्ष में जब वह होगा तब उसको आकाश का कलर कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाशीय वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन व फैलाव अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ भी है। बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी बैंगनी। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, और एसएससी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है तो काला ही दिखाई देगा। अभी यहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई थी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। यदि दोबारा से सुनना है तो आप बैक कर लीजिए तब देख लीजिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपका 38। आकाश किस प्रकार से नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश में लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन जो होता है इसी के कारण आपका क्या है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इसमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं, जो बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। इनमें बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ये आपको याद रखना है। और सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणुओं, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगों का प्रकीर्णन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात कर लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। ऑप्शन ए है व्यतिकरण, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। ऑप्शन आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीजीएल में आया हुआ यह प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर मैंने अभी बताया था तो प्रकीर्णन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन और अपवर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन डी है अपवर्तन और परावर्तन। CHSL 2014 में आया हुआ प्रश्न है।
बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अपवर्तन और परावर्तन हो जाएगा। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। इसका बनने का जो कारण है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। यदि आपका सूर्य पूरब में निकल रहा है तो इंद्रधनुष आपको पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, और पश्चिम में अस्त हो रहा है तो सूर्य आपको इंद्रधनुष आपको पूरब में दिखाई देगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों को दो बार अपवर्तन तथा एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों का दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग अंदर की ओर कुछ धुंधला दिखाई देता है। इसका निर्माण जल की छोटी छोटी बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। सूर्य की सफेद किरण जब जल बूंदों पर पड़ती हैं तो उनमें प्रकाश के बूंद के भीतर के अवतल तल के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यह बूंद जब बाहर निकलने लगती हैं तो विक्षेपित हो जाती हैं और इस प्रकार विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इंद्रधनुष का बनना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन की, जो कि इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों क्या इसका राइट आंसर होगा, और इसका आंसर हम आपको अगले सेशन में लेकर आएंगे। क्वेश्चन आपका है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? ऑप्शन ए है जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से। ऑप्शन बी है जल की बूंदों के आयनन से। ऑप्शन सी है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। ऑप्शन डी है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से। यह सीजीएल परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर क्या करना है? आपको कमेंट करना है हमें, और इस कमेंट का जो आप आंसर करोगे इसका आंसर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेशन में, पहली बार बताएंगे। सबसे पहले इसी का आंसर बताएंगे, उसके बाद सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से आपका सेशन स्टार्ट होगा और उसमें हम कवर करेंगे 80 नंबर क्वेश्चंस तक, और वह सेशन भी आपका प्रकाश से ही रिलेटेड होगा। तो गाइस सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर सेशन को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो गाइस इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।